पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक ना। और इस चीज को आज खत्म करना है, तो अभी से एकदम शांत रहना सब। पूरा का पूरा चैप्टर ही हम लोगों का लोकतंत्र से ही जुड़ा हुआ था, ठीक। लोकतंत्र का डिफिनेशन से लेकर अब लास्ट चैप्टर में आ रहा है लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक। यानी अभी भी लोकतंत्र में क्या क्या समस्या है उसको लेकर थोड़ा चर्चा किया है, कुछ देशों का एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक। तो यही चीजों को जानेंगे। अब देखो फिर से एक बार तुमको डिफिनेशन यहां देके बता रहा है। लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार में फिर से अब्राहम लिंकन के ही बारे में आपको बताया है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई शासन व्यवस्था है। सोचो, जनता के लिए, यानी जनता ही स्वयं इसका निर्माण करता है और अपने ही लिए बनाता है, ठीक ना। अपने लिए ही सारी चीजों को वो बनाते हैं। अब कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषणा कर दी गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक है। इसका वर्णन इसके बारे में संविधान में भी बताया गया है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ने, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ भी दे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? भारत है, ठीक। अच्छा, उस समय की किताब से बता रहा है कि भारत में उस समय करीब, जिस समय ये किताब 2007 या 2008 सबका छपा हुआ है न, 71 करोड़ के आसपास लोग ऐसे थे जो वयस्क थे, जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, ठीक। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आपको पूछा जाए कितना ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक, महिला पुरुष मिलाकर, जो कि भारत में वोट करते हैं या वयस्क है, तो क्या लगभग जो है ना अभी लगभग 100 करोड़ हो चुका है न, कितना? लगभग 100 करोड़। इधर 2025 के रिपोर्ट के अनुसार ही 99 पॉइंट कुछ था, ठीक। 2024 में जो था वो 96 पॉइंट कुछ समथिंग था, ठीक। तो सोचो वोट करने वाले लोग करीब कितना? 100 करोड़ के आसपास। तो यहां भी बता रहा है कि वही करीब 71 करोड़ जो है मतदाता हैं। हाँ देखो, बता रहा है कि पहले भी हम लोग पढ़ लिए कि लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। कहता है कि दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक। पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि हाँ, लगभग 100 देश ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से है। लेकिन यहां आपको यह बताया जा रहा है कि लगभग 1/4 यानी 25%, कितना? हाँ, दुनिया में 25% करीब इतना ऐसे देश हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है, ठीक ना। वहां या तो फिर यही तानाशाही शासन चल रहा है, सैनिक शासन चल रहा है, ठीक, या तो फिर राजतंत्र ही चल रहा है। तो इसको याद रखना है। कहता है कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी भी नहीं है। लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि जो लोग अपने मर्जी से सरकार, फिर यह डिफिनेशन दिया, कहता है अगर सभी शासन व्यवस्थाओं को लेकर बात करें ना, और भी जितने गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक है, तो बता रहा है कि इसके जोड़ में कोई नहीं, लोकतंत्र के जोड़ में कोई नहीं होता है कि आपका एग्जाम हुआ, आप टेस्ट दिए, तो जैसे उस दिन बता रहे थे कि लास्ट जो 3rd डिवीजन था कितना पे था रे, 73 की 72 कितना था, और उसके बाद जो चौथा था 38 पे जाके, तो सोचो कितना बड़ा गैप हो गया। उसी प्रकार बता रहा है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब यानी दुनिया के जितने भी शासन व्यवस्था उसमें लोकतंत्र इतना आगे निकल गया है, लोग इतना ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक ना। अब यहां फिर से बताया गया यही चीज है कि इसमें जो है लोग अपने मर्जी से शासक को चुनते हैं, ठीक। अब देखो यहां बता रहा है कि कुछ लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां भी है जिन पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। कहता है ये चुनौतियां किसी साधारण समस्या जैसी नहीं, हम साधारणतः इन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण है लेकिन उन पर सफलता भी हासिल की जा सकती है, ठीक। कहता है चुनौती वही है जिसको ठीक भी किया जा सकता है। लोकतंत्र में काफी ऐसी समस्याएं हैं, ठीक, जो दिक्कत पैदा कर रहा है, लेकिन वो ऐसा भी समस्या है नहीं है कि खत्म नहीं हो सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक। उसी को बता रहा है एक चुनौती कहते हैं, ठीक। अब मान लो कि जितना भी त्रुटियां, जितना भी दिक्कत आज के डेट में हमारे लोकतांत्रिक देश में है, उसको हमारी सरकार, ठीक, पूरी तरीके से
पहले हर चीजों का पता कर ले कि आखिर ये दिक्कत कहां से आ रहा है, ठीक, और उसको फिर सही से खत्म कर दे, तो धीरे धीरे इसका समाधान हो सकता है। तो इसीलिए बताया कि जो भी चुनौती है ना, उसको खत्म किया जा सकता है। अब देखो कुछ देशों का एग्जाम्पल लिया है कि उदाहरण के लिए आपको सबसे पहले नेपाल का ही लिया है। नेपाल में पड़ोसी देश बता रहा है कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और वहां पर जो है ना सरकार बना, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पुष्पकमल दहल प्रचंड। क्या नाम था? हाँ, पूरा नाम उसका पुष्पकमल दहल प्रचंड, ठीक। वो माओवादी नेता था। कैसा नेता था? माओवादी। देखो हम लोग साम्यवादी विचारधारा के लोग पढ़े थे ने, उसी प्रकार बता रहे हैं कि माओवादी विचारधारा के लोग, साम्यवादी विचारधारा जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्या उसके बारे में हम लोग कहाँ हिस्ट्री में पढ़े थे ने? तो उसी प्रकार माओवादी विचारधारा जो है ना, ये चीन के एक माओ तसे तुंग नाम करके व्यक्ति थे, ठीक, एक शासक थे माओ तसे तुंग, और उन्होंने ही एक विचारधारा दिया था। उसके विचारधारा जो है वो भी थोड़ा अलग थे, वो भी अन्य देशों से कैसे जीता जाए या फिर कहीं पर शासन किस तरह से चलाया जाए उसको लेकर के बताया था, ठीक। तो उसी विचारधारा पर कौन? पुष्पकमल दहल प्रचंड, ठीक। तो देखो यहां लिखा हुआ है कि पुष्पकमल दहल प्रचंड और उनके साथी ब्रिटेन और भारत में स्थापित कैबिनेट प्रणाली की सरकार के सिद्धांत नेपाल में भी लागू करना चाहते थे, जो वहां की जनता स्वीकार नहीं हो सका। लेकिन ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबड़ स्टंप की तरह होता है। अच्छा, एक नया चर्चा किया, रबर स्टंप, ये क्या होता है? देखो जनता द्वारा चुना गया कोई ऐसे प्रतिनिधि या फिर कोई ऐसा शासक, ठीक, जो नाम का तो बड़ा शासक नजर में आता है कि वो बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं, ठीक ना, बहुत बड़े शासक है, लेकिन वो ज्यादा काम कुछ ना करे, ठीक। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, ठीक, हम लोग कहते हैं हमारे देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन? राष्ट्रपति, ठीक ना। लेकिन अब देखो तो सारा काम जो है वो तो प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ ज्यादा वो करते हैं, लेकिन कोई भी काम, कोई भी चीजों का प्रस्ताव अगर मैन पारित होता है तो उस पर अंतिम सिग्नेचर किसका? राष्ट्रपति का ही, ठीक। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि आपके देश में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन, तो लगता है कि प्रधानमंत्री है। कौन है? हाँ, तो वही बताया कि ऐसे शासक या फिर ऐसे प्रतिनिधि जो कि पावरफुल हो, ठीक ना, लेकिन फिर भी वो अपने पावर का उस प्रकार यूज ना कर पाए, उसी को कहा जाता है क्या? रबर स्टंप। उसी को क्या बोला? ठीक। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे भारत में बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी बहुत निर्णय लेते हैं, लेकिन कुछ देशों में ऐसा ही है जहां पर, ठीक, एक तरह से तो बोल सकते हैं उसको बहुत बड़ा प्रतिनिधि माना तो जाता है, लेकिन उससे काम कुछ नहीं हो पाता है, ठीक ना, कोई अलग से ही निर्णय लेते हैं। तो ऐसा ही बताया कि नेपाल में है पुष्पकमल दहल प्रचंड जो है ना, कुछ बदलाव चाहते थे, उसमें माओवादी विचार को देश में लाना चाह रहा था। वो इंग्लैंड और भारत की तरह जो है ना, ये संसदीय व्यवस्था को उस तरह से नहीं अपनाना चाह रहा था, इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया। अब बताओ, यहां पर देख रहे हैं कि अगर कोई शासक, जनता द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधि शासन कर रहा है और वो अपने मन मुताबिक चले, बोले कि देश को चलाएंगे, तो वो संभव है क्या? आप जनता के द्वारा पहले निर्णय, आप कोई भी चीज को निर्णय अगर ले रहे हैं तो पहले जनता का समझिए बात को, जनता अगर चाह रहा है तब। लेकिन यहाँ पुष्पकमल दहल प्रचंड जो है वो अपने इच्छा से ही चाह रहा था कि कुछ नया उसमें बदलाव करे, ठीक। तो ऐसे में लोकतंत्र चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार एक और एग्जांपल दिया है, कहां? उत्तरी आयरलैंड का। कहां का? उत्तरी आयरलैंड में बता रहा है कि परेशानी क्या था। वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के धार्मिक कट्टरता ने हिंसक संघर्षों को जन्म दे दिया। 4 साल पहले टोनी ब्लेयर के प्रभावों से साझा सरकार बनी, लेकिन फिलहाल टूट के कगार पर पहुंच गया, ठीक। ऐसे ही बता रहा है कि
उत्तरी आयरलैंड, सिर्फ उत्तरी आयरलैंड ही है ना। उत्तरी आयरलैंड में बता रहा है कि कौन दो धर्म, ईसाई धर्म की ही दो शाखा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक। और आपस में इस तरह से विवाद कर लिया कि वहां भी बता रहा है कि सरकार सही निर्णय नहीं ले पाया, इस वजह से विवाद बढ़ते चला गया, ठीक। तो आपको यह बताया जा रहा है कि सरकार को निर्णय लेना बड़ा जरूरी होता है, सही कदम उठाना जरूरी रहता है। अगर आपका कदम सही नहीं उठा तो फिर देश में धांधली होता है, विरोध होते हैं, ठीक ना। तो यही एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताया। एक पहले कहाँ का, नेपाल का, ठीक, कि नेपाल में भी जो है ना जनता क्या चाह रहा था वो ना सोच करके कुछ ये आगे सोचने लगा, इस वजह से बता रहा है कि लोगों को थोड़ा परेशानी, वहां भी परेशान हो गए। उसी प्रकार यहां कहता है प्रचंड सहित माओवादी नेताओं को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में वह भी मिलीजुली सरकार में अपनी इच्छा लादना संभव नहीं है। कहता है यहां पर पुष्प कमल दल प्रचंड को भी समझना चाहिए कि जबरदस्ती जनता के ऊपर कोई चीज लादा नहीं जा सकता है। अगर ऐसा आप सरकार में रह कर रहे हैं ना तो ज्यादा दिन आपका सरकार चलने वाला नहीं है, ठीक ना। अब यहां फिर से बता रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार में होता क्या है, सामाजिक समारोह रहे कि विभिन्न संस्थाओं में समान रूप से लागू करना होता है, स्थानीय सरकार को अधिक सम्यक बनाना होता है, संघ सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहार स्तर पर देखो कह रहा है कि देश के लिए अगर कोई कानून व्यवस्था अगर आप बना रहे हैं तो वो हर हमेशा ये सबके लिए बनाना पड़ेगा, सम्यक यानी सबों के लिए बराबर होना चाहिए ऐसा। महिलाओं और अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी चुनौतियां हैं, ठीक। अभी बता रहा है, अभी भी आपको बता रहा है कि कई देशों में महिलाओं की भागीदारी और क्या बोला, और दूसरा अल्पसंख्यकों, ये बता रहा है कि अभी भी ये चुनौती है। समझना, पहले जो आपको चर्चा किया, ये चर्चा क्या किया कि अगर लोकतंत्र में अगर एक सरकार गलत निर्णय लेता है तो ये भी एक चुनौती है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा ताकि सरकार हर हमेशा सही एक्शन ले, ठीक। अगर कहीं गलत लेता है तो फिर लोकतंत्र खराब होगा। दूसरा आपको बता रहा है कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी होना चाहिए समान रूप से, ठीक। अगर आप राजनीति देश में कर रहे हैं तो वहां भी महिलाओं और अल्पसंख्यकों को, ठीक, आपके देश में किसी भी प्रकार के काम हो रहे हैं तो हर जगह ये लोग नजर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो समझो लोकतंत्र सही नहीं चल रहा है, ठीक। तो ये भी एक चुनौती है। और क्या बता रहा है, तीसरा चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में चुनौती विद्यमान है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना, मजबूत बनाना शामिल है ताकि लोगों के नियंत्रण में वृद्धि हो सके, ठीक। साथ ही बता रहा है कि लोकतंत्र व्यवस्था को और मजबूत कैसे किया जाए, ठीक ना, इसके विधि व्यवस्था को और कैसे मजबूत बनाया जाए ये भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये नोट में फिर से दे दिया है, नेपाल के संसद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिन लिस्ट के माधव राव ने नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया और 24 राजनीतिक दलों में से 21 का समर्थन प्राप्त हुआ। 240 साल पुराने राजशाही को खत्म करके लोकतांत्रिक देश को अपनाया। इस मुल्क को अपना लोकतंत्र मजबूत करने में इस मुल्क को अपना लोकतंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है। ये इसमें थोड़ा सा ये फिर हिंट्स दे दिया एक एग्जांपल कि आपने जो है ना लोकतंत्र को अपनाने में 240 साल लगा दिया, ठीक। और यहां पर अगर आप सही निर्णय नहीं लीजिएगा तो फिर आपका लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको हर हमेशा सही से कदम उठाना ही पड़ेगा, ठीक। तो चलो, ये तो आपको बात किया कि विश्व में और क्या क्या दिक्कतें हैं अलग अलग देशों में। थोड़ा यहां अब अपने भारत को भी लेकर के बताया है। देखो, कहता है वर्तमान समय में भारत में लोकतंत्र की चुनौतियां विकट रूप से विद्यमान है। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। इसके शासन के संचालन जनप्रतिनिधियों के ही द्वारा होता है। फिर से आपको ये चीज बता रहा है कि हम लोग भी अपने लोकतंत्र को चलाने के लिए प्रतिनिधि को ही चुनते हैं, ठीक। कहता है हमारे यहाँ लोकतंत्र के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक। और कहता है कि चाहे वो कार्यपालिका रहे, विधायिका रहे, ठीक, सब जो है एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है। सब एक दूसरे के प्रति जवाबदेही, यानी कहने का मतलब कार्यपालिका अगर कुछ काम कर रहा है, ठीक, तो न्यायपालिका को जानने का
ये है ऑर्डर, एक तरह से बोल सकते हैं अधिकार है न्यायपालिका को, वो उससे राय ले सके कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें जो है कैसे काम हुआ, कितना पैसा लगा, ठीक। और न्यायपालिका का अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कार्यपालिका और विधायिका को भी अधिक, तो इसीलिए बोला गया एक दूसरे पर सबका हाँ नियंत्रण रहता है। तो ये आपको बताया कि आपके देश में यानी हमारे देश में इसी प्रकार का है, ठीक ना, संविधान इसी प्रकार से चल रहा है, हमारे यहाँ का लोकतंत्र भी।